हर एक मैदान पे जब आज खास करके जिस तरह से हमारे विवेक सर ने ऑलरेडी ऐसे हमारे वॉइस प्रेसिडेंट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन ही देश को महान बनाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशन जहाँ पे हो वही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। सो सेशन को वंस अगेन जस्ट आई एम हेड ऑफ द सेशन टू वंस अगेन मिस्टर राजू सर, और एक के बाद बहुत कुछ देखने को सीखने को, और एक पिलर के रूप में आप सभी को यहाँ बुलाया गया। दिस इज नॉट अ कॉन्फ्रेंस, ये प्रोग्राम सिर्फ एक गेट टुगेदर है एक दूसरे को जानने का, बिकॉज यू विल ऑल पीपल कंसीडर एज ए फाउंडर ऑफ द कंपनी। आप सब लोग पिलर के रूप में ही है। म्हणून आपल्याला सगळ्यांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो की आपल्याला भरभराटीचं जाणार आहे। थँक यू। थैंक यू सो मच सर। तो थोड़ा सा समय हमारे पास में कमी है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। हम जिस शख्स को यहाँ पे बुलाने वाले हैं, एक्चुअली उनको हमने बहुत बार सुना है, लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। तो ऐसे शख्स यहाँ पे हैं जो कंपनी के एमडी है, प्लस वो खुद एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है, जो मोर पावर का फॉर्मूला बनाया है। ऐसे शख्स को यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे इन्वाइट करने वाला हूँ। सो आप सबके तालियों के साथ मैं स्टेज पे इन्वाइट कर रहा हूँ मिस्टर विनय हिमालय सर। हेलो हेलो, ऑडिबल? यस, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? सभी को प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम समय को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट की रिगार्डिंग डायरेक्टली शुरू करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है क्या। सो बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन, मैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ कि अपना प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। आयुर्वेदा, हर्बल और यूनानी, ये तीनों अलग अलग थेरेपीज को मिक्सचर करके एक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसे हम हर्बल कहेंगे, जिसे हम आयुर्वेदिक कहेंगे, जिसे हम यूनानी भी कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अपने प्रोडक्ट का यह है कि इसके अंदर जो टेक्निक यूटिलाइज की है, जिसे हम आयुर्वेदा में भस्म थेरेपी कहते हैं, दैट इज अ नैनो टेक्नोलॉजी। सबको पता होगा माइक्रोग्लिसरीन प्रॉपर्टी। एक्चुअली हम एक एग्जांपल बताते हैं। आप जल्दी से अगर 1 से 2 गिलास अगर पानी पियो तो आपके पेट में पानी की आवाज आती है, करेक्ट? पानी जल्द से जल्द हमारे सेल के अंदर पर्कुलेट नहीं हो पाता। इसका मतलब पानी का जो ड्रॉपलेट है वो हमारे सेल के मुंह से भी बहुत बड़ा है। अगर उसी एक ड्रॉपलेट को हमने 1000 अलग अलग हिस्सों में अगर उसे बांट दिया तो वो जल्दी सेल के अंदर चला जाएगा, करेक्ट? सो उस टेक्निक को हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोग्लिसरीन प्रॉपर्टी। तो प्रोडक्ट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स को माइक्रोग्लिसरीन प्रॉपर्टी के तहत यूटिलाइज किया गया है, और इसी वजह से हमारी सेल के अंदर पर्कुलेट होने की जो स्पीड है, पर्कुलेशन का अर्थ ऐसा कहा जाता है कि हमारे सेल के अंदर वो चीज अंदर जाना, जहां पे चाहिए वहां तक वो जाने का जो स्पीड है, वो स्पीड बहुत फास्ट है, और इसीलिए प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से और कम ड्यूरेशन में आते हैं। दैट इज अ बेसिक रीजन बिहाइंड। सभी लोगों को पता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब 1 से 2 साल तो लगेंगे रिजल्ट आने के लिए, मगर साइंस ने इतनी तरक्की की है आज की डेट में कि हम सोच भी नहीं सकते। आने वाले ड्यूरेशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर काम शुरू है। एक चिप आएगी जो आपके हाथ के अंदर लगेगी, उसे स्कैन करोगे तो आपका पूरा डेटा वहां पर पता चलेगा। सो साइंस इज क्रिएटिंग बेटर एंड बेटर। सो अपने प्रोडक्ट के अंदर वो एक खास चीज है जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। सो अभी हम प्रेजेंटेशन में शुरू कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली किस तरीके से और किस किस डिसीजेस के ऊपर ये काम करता है। सो अगर हमारे शरीर को अगर हम देखें तो हमारा शरीर इन अलग अलग 11 सिस्टम से बना हुआ है, करेक्ट? सो इसके अंदर अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, एंडोक्राइन है, माने हमारी बॉडी जिन 11 अलग अलग सिस्टम से बनी है, ये सभी सिस्टम के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये क्यों ऐसा हुआ? अब तक तो हमने नहीं सुना कि पैरासिटामोल टैबलेट लो तो वो बुखार कम करेगा, करते हैं, मगर सर दर्द का काम नहीं करती है वो, करेक्ट? सो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर किस तरीके से काम करता है।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट यूटिलाइज किए गए हैं। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम वो देखेंगे कि वो किस किस तरीके से यूटिलाइज किए गए हैं और उसका काम क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी एंड स्केलेटल। 11 टोटल 11 सिस्टम के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर इन सभी सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर अगर तंदुरुस्त हो जाए तो हमें बीमारी छू भी नहीं सकती। करेक्ट? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सभी लोगों को पता होगा, एंटीऑक्सीडेंट। आज हम एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं या हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मुलेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ कि डायग्राम है राइट हैंड साइड की, जिसे हम केमिकल फॉर्मुलेशन कहेंगे। किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो अगर पूरे अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल को स्टेबल मॉलिक्यूल कहा जाता है। करेक्ट? अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पेयर कंडीशन में नहीं है, कम है, तो उसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल कहा जाएगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो ये जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल यहां हम देखते हैं सेंटर का जो सर्कल है वो है न्यूक्लियस, उसके अराउंड में जो दिखते हैं वो है सब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर माइग्रेट करते रहते हैं हमेशा की तरह। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, केमिस्ट्री में कहा जाता है या फिर स्टेबल मॉलिक्यूल के बारे में कहा जाता है, या तो उसके ऑर्बिट में 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, जिसे डुप्लेट कहते हैं, डुप्लेट जो स्टेबल फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म है ऑक्टेट जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, या तो 2 या तो 8। इन बिटवीन अगर रहा तो मॉलिक्यूल 100% अनस्टेबल बनता है। सो मॉलिक्यूल 100% अनस्टेबल बनता है। तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जाते कहां से है, जाते क्यों है। तो ये अगर ऑर्बिट हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स अगर माइग्रेट होने लगे तो जिसे हम अनस्टेबल कहेंगे। सबसे ऊपर अगर आप देख पाओ, एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है। यस, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ है, इसे हम कहते हैं मिसिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ फ्री रेडिकल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं डिपेंड है। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। आप बहुत थक चुके हो, आपकी रात में नींद अच्छी हो चुकी है, दूसरे दिन आप बहुत एनर्जेटिकली उठते हो। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग कैपेसिटी ईश्वर ने दी है, और उस हीलिंग कैपेसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनेल, जिसके मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेसिस दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन हमेशा से होती रहती है। और उस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं पाते। सो हर वक्त हमें ऑक्सीजन लगता है। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे वैसे एटीपी का प्रोडक्शन माने एनर्जी का प्रोडक्शन होते रहता है। एक दिक्कत इस रिएक्शन में ऐसी होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होता है उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कैप्चर करने का काम ऑक्सीजन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक रोल है एनर्जी के प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ये दूसरा रीजन है हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का बनना। जैसे जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन आता है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज कहते हैं। कितने तरह के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हैं यहां पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, दैट इज 100% स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो है दैट इज सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। तो अलग अलग 8 से 9 अलग अलग तरीकों के फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में हमेशा से ही बनते रहते हैं, जिसे हम बंद नहीं कर सकते। तो इन फ्री रेडिकल्स का हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज है वो बहुत डरावने किस्म का है। सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा हमने दिखाया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। हमारे हर
सेल का जो छोटा सा हिस्सा होता है बाहर का, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। प्रोटीन देखने मिलेंगे, ग्लाइकोपेप्टाइड देखने मिलेंगी, कोलेस्ट्रॉल देखने मिलेगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमारी बॉडी में देखने मिलती है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से कम हो गया तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेंथन बनती जाएगी, ऐसी कठोर बनेगी कि जो मूवमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑयल खाना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर ओरिजिनल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि ऑयल खाना ही नहीं चाहिए, अगर ऑयल खाओगे नहीं तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी स्टिफ होती जाएगी, इतनी कड़क बनती जाएगी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ऑयल इज नेसेसरी। यहां पे अगर आप देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स के तौर पे बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसे खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जिसे हम भागीदारी कहेंगे। आपका एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिलके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। सो ये जो लिपिड की लेयर है ऊपर, जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, वो उसके एडजेसेंट, उसके बाजू में जो लिपिड है उसका इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे। हर लिपिड अपने बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा और इस तरीके से पूरी सेल खराब होती है। और ये रिएक्शन हमारे हर सेल के अंदर होती है, और इसी वजह से कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण जो दिखते हैं हमें, दैट इज अ मेजर रीजन ऑफ फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। ठीक है, सो हमारे प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई है, जो इतनी अच्छी तरीके से है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हें कैप्चर करने का काम करेगी। एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या है, यहाँ पे जो नीचे रिएक्शन की है आप देख सकते हैं, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बन गया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है वो करता है एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ये एंटीऑक्सीडेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, फिर से स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। So that is main function of antioxidant. So जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडीज में रहेंगी, उतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स का कन्वर्जन स्टेबल मॉलिक्यूल में रहेगा, जो हमें डैमेज होने से हमेशा से ही बचाते रहेगा। ठीक है, so that is the first और most important thing of our product, that is free radicals से बचाव in terms of antioxidant। यहाँ और एक रिएक्शन हम बताएंगे जो फ्री रेडिकल्स है वो कितने डेंजरस हमारे बॉडी में है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव साइड है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी उसका नाम दिया है। इसे डिस्कस करने के पहले हम इसे डिस्कस करेंगे जहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, सिर्फ फ्री रेडिकल्स से वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से देखते जाओ तो ये जो सबसे पहले जो दिख रहा है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। आप खाना खाते हो, आपके स्टमक के अंदर खाना जाता है, आपके दिमाग के पास कैल्शियम देने का काम कौन करता है? सो वो जो सिस्टम है जहां से वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, उस वेसिकल के अंदर जो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसके अंदर डाली जाती है और उसे सीधा सीधा ब्रेन के पास भेजा जाता है। ये जो काम है, इस काम के अंदर एक ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस। सो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डिस्टर्ब करने का काम फ्री रेडिकल्स करता है। उसे अगर डिस्टर्ब हो गया तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये हमारे बॉडी के अंदर डीएनए या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके नीचे आप यहाँ पे देख पाओ तो यूवी लिखा हुआ है। यूवी दैट इज यूवी ब्यूटिनाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे खुद की सेल कहते हैं कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। आपको जब एटमॉस्फेयर में ट्रांजिशन होता है तो बुखार आता है, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है। कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। तो उसे मारने का काम जो किया जाता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिग्नल होता है दैट इज यूवी, दैट इज यूवी ब्यूटिनाइजेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यह टर्म है। हमारे बॉडी का हर एक रिएक्शन हमारे आरएनए का प्रतीक है, करेक्ट? आरएनए 10 मिनट के लिए बनते हैं, मेरी रिएक्शन खत्म हो गई, मेरा आरएनए खत्म हो गया, ये हमेशा से बनते रहता है हमारे बॉडी में। सो उस आरएनए को खत्म करने के लिए सिग्नल दिया जाता है यूवी यूवी यूवी। इसका एक सीक्वेंस होता है यूवी ब्यूटिनाइजेशन, इसका मतलब वो डीनेचर हो जाएगा। यहाँ पे यूवी ब्यूटिनाइजेशन किया था, इसका वो वहां पे खराब हो गया, यूवी निकल गया। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया हमारे बॉडी में, फ्री रेडिकल्स का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया तो हमारे
हर सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को यूबिक्विटिनाइजेशन रिएक्शन के अंदर जाना पड़ता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर डीएनए खराब होने लगा, आपके बॉडी के अंदर आरएनए 2 से 3 मिनट के अंदर ही बंद होने लगा, खत्म होने लगा, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रह पाएगी? नो, आपकी रिएक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका मतलब आपका एजिंग फैक्टर बढ़ गया, बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो इररिस्पेक्टिव टू द एज। करेक्ट? सो अगर हम इसे छोड़ते हुए इस तरीके की अगर हम बात करें, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बंद कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर हुआ ही नहीं तो ये जो चीजें हैं हैप्पीली काम करती हैं, हमारे न्यूरॉन्स तक को प्रोटेक्शन करने का काम एंटीऑक्सीडेंट से किया जाता है, और ये क्लिनिकली, मेडिकली, साइंटिफिकली सभी तरीके से ये प्रूवन सिस्टम है। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहां तक कि जितने भी तरीकों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं, उन सभी के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। चाहे पैरालिसिस हो, चाहे डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो, हर चीज के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत असरदार तरीके से काम करता है। सर, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज, ये ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ब्रेन का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा ब्रेन जहां जहां पर कंट्रोल करने का काम करता है उन सभी जगहों पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे तो अगर आपने सबसे पहली स्लाइड देखी होगी तो वहां पे हमने लिखा था कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मानना क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उन सभी जरूरतों को पूरा किया जाए। तो हमारे ब्रेन को कितने अलग अलग तरीकों के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उसके सिवा वो काम नहीं कर पाता, वो हमने दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले जिंक, जो जिसके लिए हमने शुगर केन का इस्तेमाल किया है, जो दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जिंक। मैग्नीशियम के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट कमरकस और स्वीट आलमंड, जो बड़े बादाम होते हैं जिसके ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है, वो मिलता है। उसके बाद कॉपर, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, फोलेट, ये हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करता है। आप अगर ध्यान से सोचो कि एक एक आयन के लिए, एक एक मिनरल के लिए अगर 3 से 4 अलग अलग इंग्रेडिएंट यूटिलाइज की गई है तो वो हमारे बॉडी की जो नीड है उसे कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? डेफिनेटली कर पाएगी। आयुर्वेदा का और एक अच्छा तरीका यह है कि आपके बॉडी को जितने अमाउंट में जरूरत है उतना ही वो देगा, एक्सेस हो गया तो बॉडी के बाहर फेंक देता है। आपने बहुत ऐसे डिसीजेस सुनी होंगी, प्रोटीन बॉडी के अंदर ज्यादा हुआ तो उसे कम करने के लिए टैबलेट दी जाती है। दैट इज द वर्स्ट थिंग ऑफ एलोपैथिक इंडस्ट्री। सो ब्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 4 अलग अलग हार्मोन्स होती हैं जो रेगुलेट करती है हमारे एंटायर फिजियोलॉजी को। सबसे पहले है डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन। तो सबसे पहले जो डोपामाइन जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन सीक्रेट करता है उसे दूसरा नाम दिया जाता है जैसे हैप्पी हार्मोन, जो हमारे प्लेजर, हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाने का काम करता है। आपने सुना होगा कि आप जो सोचते हो वो होता है, आप जो सोचते हो वो हार्मोन्स आपका ब्रेन सीक्रेट करते रहता है। क्यों? तो आपके बॉडी के अंदर हर चीज प्रेजेंट है। तो आपको हैप्पीनेस के बारे में सोचना है तो आपके ब्रेन से डोपामाइन सीक्रेट होगा। दूसरा हार्मोन है एंडोर्फिन जो पेन किलर का काम करता है। तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो एक्साइटमेंट के ऊपर काम करता है, जिससे हम आने वाले स्लाइड्स में अंदर कुछ बात करेंगे। और लास्टली जो सेरोटोनिन है वो मूड के ऊपर काम करता है। आपको हंगर, भूख या फिर डाइट के अगेंस्ट जो सेंसिटिविटी होती है उसके लिए वो काम करता है। इन सभी हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक ही हार्मोन अगर काम करना बंद कर दिया तो आपके ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसे किसी भी तरीके के मेडिसिन से रिएक्टिव नहीं किया जा सकता। ठीक है? सो न्यूट्रास्यूटिकल्स इज द बेस्ट थिंग टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर। मेरे पापा भी बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हमेशा कि आप पैदा होते हो,
अल्कलाइन बॉडी लेके, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती है। पता कैसे किया जाए कि मेरे बॉडी के अंदर एसिडिटी है कि नहीं? तीखा खाओ, मसाला खाओ, अगर जलन आने लगी तो एसिडिटी है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्लड का ड्रॉपलेट देख के आप बता सकते हैं कि उसका कलर देख के बता सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी है या नहीं है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अगर आप ब्लड देखो तो वो पिंकिश कलर का होता है, बहुत पतला होता है, पिंकिश कलर का होता है। 15 से 20 साल का अगर देखो तो वो थोड़ा सा रेडिश कलर का होने लगता है। मेरी एज की अगर बात करूं तो थोड़ा सा डार्क रेड कलर का होता है, और 40-50 एज के ऊपर अगर हम देखें तो वो चॉकलेटी कलर का होने लगता है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे ब्लड का कलर बढ़ता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ते रहती है। ये क्यों ऐसा होता है? हमारे बॉडी के अंदर एसिड क्यों बढ़ता है? मेटाबॉलिक पाथवेज जितने भी हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, चाहे हम पानी पिए मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, जूस पियो मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, खाना खाओ मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रिएक्शन शुरू होती हैं उन सभी के अंदर एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ते ही रहता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सो 100% ऑक्सीजन काम नहीं करता, 100% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता, थोड़ा बहुत अमाउंट में फिर से एसिड बनना हमारे बॉडी के अंदर शुरू होता है। और दूसरी चीज, हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गेनल का पीएच अलग अलग है। स्टमक का पीएच डाइजेशन करने के लिए 1.5 to 3.5 के अंदर रेंज के अंदर काम करता है। जिनका पीएच 2.5 to 3 के अंदर है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है, पेट साफ होता है उनका। जिनका पीएच 3.5 से भी ऊपर होने लगता है उनको डाइजेशन के समस्या होते शुरू होती है, डाइजेशन नहीं होना या फिर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में दिक्कत आ जाना। सो स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है। स्किन का पीएच अगर हम देखें तो 4.5 to 5.5 के बिटवीन वो रेंज के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। बहुत सारे क्या कहेंगे ब्यूटी पार्लर्स में या फिर स्किन पार्लर्स में रोज वाटर यूटिलाइज किया जाता है, करेक्ट? उसका पीएच अगर आप देखो तो वो 4.5 to 5 के रेंज के बिटवीन रहता है। अगर उससे आप रोज मुलोगे तो एजिंग फैक्टर, तो ये झुर्रियां वगैरह जो है वो तो आसानी से निकल जाएगी। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, जो हमारे बॉडी के अंदर कुदरत से ही अलग अलग हिस्सों में बांटी गई है। हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 7.45, 0.10 से फ्लक्चुएट होता रहता है वो। तो अपने प्रोडक्ट से आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं बनती, तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनल को जितना पीएच इंपॉर्टेंट है उतना ही वो देने का काम करेगा। यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख सकते हैं। पीएच का माने होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में कितना है वो डिटरमाइन करता है आपकी बॉडी का पीएच क्या है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस सिंबल होता है, वो जितना ज्यादा होगा उतना आपकी बॉडी एसिडिक कंडीशन में काम करेगी, दैट इज रेडिश कंडीशन के अंदर। और जितना OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतनी आपकी बॉडी अल्कलिनिटी में काम करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर अपना प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। जितने भी मिनरल्स हमने, आयंस या फिर एलिमेंट्स हमने भी देखे थे ब्रेन के रिगार्डिंग, उतने एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा है। दिस इज पोटेशियम, मैग्नीशियम सेंटर में है, ऊपर कैल्शियम है, सोडियम है, ग्लूटामेट है, दैट इज वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड। ये दो न्यूरॉन्स को एक जगह पे जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन और एक तरीके से काम करता है। आपने ब्लड दिया है कभी? ब्लड जैसे आप ब्लड देते हो वो एक बैग के अंदर लेते हो, उस बैग के अंदर एक केमिकल होता है, आपने देखा? उसके अंदर दो कंटेंट होते हैं। सबसे पहले कंटेंट होता है EDTA, दूसरा होता है मैग्नीशियम। हमारे बॉडी के अंदर भी जैसे ही एक सेल दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, रेप्लिकेशन फेनोमेनन जिसे हम कहते हैं, एक सेल दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो डबल होना चाहिए, क्योंकि तो दूसरे सेल के अंदर तो भेजना है उसे। तो डीएनए भी जब डबल अमाउंट में बनता है तो एक डीएनए उस सेल के अंदर भेजना होता है, करेक्ट? तो थोड़ा सा डीएनए का पार्ट हमारे साइटोप्लाज्म में एज इट इज प्रेजेंट होता है, जिससे किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन हमारे सेल की तरफ से नहीं होता। वहां पर जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है दैट इज डन बाय द मैग्नीशियम आयन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर
150 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो हमेशा कटिंग करने का काम करती है, तत्पर रहती है, कुछ चांस मिला कि कट करना। अगर हमारा डीएनए एज इट इज रहा तो आपका डीएनए खत्म हो जाएगा। डीएनए के अंदर अगर चेंजेस आ गए तो आने वाले जनरेशंस के अंदर ऑटोमेटिकली उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। सो मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम मैग्नीशियम करने वाला है, मैग्नीशियम करता है। जितने भी तरीकों की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर हम वो भी देखेंगे। मैग्नीशियम क्या क्या काम करता है, किन चीजों के अंदर काम करता है। तो सबसे पहले क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन का कहना ऐसा होता है कि आपको दर्द हो रहा है मगर वो बहुत दिनों से है और बहुत ज्यादा अमाउंट में दर्द है, किसी भी मेडिकेशन से वो कम नहीं होता, तो जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक। सो क्रॉनिक पेन, एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिसीज, माइग्रेन ये भी एटोमिक डिसऑर्डर है, ऐसा जो स्पॉन्डिलाइटिकल नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल हमारे ब्रेन से बॉडी के अंदर जाती है वो अगर ठीक से काम नहीं करे तो आधा सर दर्द करने लगता है, आइदर दिस साइड और दिस साइड। सो माइग्रेन, स्ट्रोक, अगेन रिलेटेड विद द हार्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पार्किंसन। मैं बताना चाहता हूँ पार्किंसन एक ऐसा डिसीज है जहाँ पे आपका ब्रेन लिटरली अनकंट्रोल्ड तरीके से कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के ऊपर। दैट इज 0% कंट्रोलिंग फैक्टर, हमेशा ये हिलते रहता है, आपने देखा होगा। दैट इज पार्किंसन। मेडिकल काउंसिल या फिर अथॉरिटी में किसी भी तरीके का मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो पार्किंसन को ठीक करे। अपने प्रोडक्ट से पार्किंसन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले। नेक्स्ट स्लाइड से प्लीज। नेक्स्ट वन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा, इसके पहले हमने इसके ऊपर कभी ज्यादा बात नहीं, तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक तरीके का एटोमिक डिसऑर्डर है जो हाल ही के लगभग 20 से 25 सालों के अंदर एंटायर वर्ल्ड के 80 to 85% मेल्स के अंदर देखा जाता है। व्हाट इज ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन? मेल के सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर पावर ना रहना, अर्ली इजैकुलेशन होना, स्पर्म की क्वालिटी कम होना, स्पर्म की थिकनेस कम होना, उसकी मोटिलिटी कम होना या फिर ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना होना। तो ये इन सभी को एक कॉमन वर्ड हम देते हैं, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका माने सीधे अगर हम देखें तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ ना रहना। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं। अभी तो एक नया खुलासा ऐसा हुआ है कि ये जेनेटिकली भी पास ऑन होने लगा है। दैट इज क्वाइट मैजिकल फॉर अस आल्सो। स्ट्रेस हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, ज्यादा वर्कलोड हो, प्रॉपर एक्सरसाइज ना हो, पॉइजन आपके बॉडी के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स आपके बॉडी के अंदर ज्यादा आ रही हैं, आर्टिफिशियल वर्ल्ड में आप ज्यादा रह रहे हो, दैट इज रेडिकल्स, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये चीजें आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो अपना प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली इसके ऊपर काम करता है। सबसे पहले अगर किसी चीज के अंदर इफेक्ट अपने प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और एक दूसरी चीज हमारे समाज के अंदर यह है कि फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट है, मेल्स के लिए किसी भी तरीके के गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट नहीं है। कश्मीरी तंबू देखने मिलते हैं हमें, वहां हम जाना पसंद नहीं करते। सो अपना प्रोडक्ट ईडी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसका भी हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर भी आप अगर देखो मेटाबॉलिक डिसीज और उसके नीचे ROS लिखा हुआ है, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अगेन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर भी फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा तरीके से काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके लिए ये ईडी के लिए हमने हनीबीज, एक ऐसे हनीबी जो यूरोपियन हनीबी के नाम से जानी जाती है, छोटी मधुमक्खी होती है साइज के अंदर, जिसका जो हनी होता है, जिसका मध जो होता है वो व्हाइटिश कलर का होता है या फिर थोड़ा सा क्रीम कलर का, जो येलो कलर का नहीं होता। हमारा प्रोडक्ट खाने के अंदर स्वीट लगता है ड्यू टू दैट हनी, मगर डायबिटीज के ऊपर काम करता है, 100% करता है। क्यों? वो हनी छोटे हनी बी के हनी से बना हुआ है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम अमाउंट में है, फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स तो खाते हैं, फ्रूट्स खाने के बाद भी शुगर बढ़ती क्यों नहीं है? दैट इज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज अगर है तो बढ़ता है, फ्रुक्टोज अगर है तो ग्लूकोज लेवल एक्साइट नहीं होती, तो अपने प्रोडक्ट से शुगर लेवल कभी भी एक्साइट नहीं होगी। यहाँ तक कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर भी अपने प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें
देखने मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे किडनी के ऊपर। सबसे पहले हमारे ब्रेन से जो हमने एक हार्मोन देखा था जो लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, उस हार्मोन की वजह से एक्साइटमेंट लेवल होती है। एक्साइटमेंट जैसे ही हो, एंडोथेलियल सेल, एक ऐसी सेल जो हमारी ब्लड वेसल के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है, जो उसके आजू बाजू में जो भी टिश्यू ऑर्गन जो भी है वहां से लेना और देने का काम कंटिन्यूअसली करती रहती है। और इसी वजह से जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट हमारे ब्रेन से निकलता है, विद इन अ फ्यू मिनट्स हमें उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्साइटमेंट कम होती है तो एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है L-arginine। हमारे बॉडी को जीने के लिए या फिर जिंदा रखने के लिए 20 अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड्स लगते हैं, जिसके अंदर का एक अमीनो एसिड है L-arginine, दैट इज लिवर रोटेटरी। आर्जिनिन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, इन दो चीजों को एज अ सबस्ट्रेट, एज अ खाना समझ के वो एक्साइटमेंट का जो हार्मोन है उसे यूटिलाइज करता है और उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रस ऑक्साइड में, दैट इज NO। और उसके लिए एक एंजाइम काम करता है NOS, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज, जो सिंथेसिस का काम करने वाला है आगे नाइट्रस ऑक्साइड का। हमारे बॉडी में हम हर चीज ले सकते हैं विदाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं ले सकते। नाइट्रोजन सिर्फ हमें खाने से ही मिलता है, वो भी प्लांट बेस्ड मटेरियल से। आज के डेट में इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट है कि नाइट्रोजन का कंटेंट हमारे बॉडी में आप चेक कर लेना बहुत कम अमाउंट में। दैट इज अगेन अनदर रीजन फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो जैसे ही एंडोथेलियल सेल से निचले सेल में वो जाता है, जिसे हम स्मूथ सेल कहते हैं, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर काम करती है, स्मूथ सेल के अंदर वो आया तो गोनेडल साइक्लेज नाम का एक एंजाइम होता है जो GTP, दैट इज गोनिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे बॉडी के अंदर जो DNA है वो 4 अलग अलग कंटेंट से बना है। ATGC, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम हमारे लैंग्वेज में ATP कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका प्रोडक्शन होता है एनर्जी। दूसरा होता है GTP, जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ये भी एक अलग किस्म का एनर्जी देने वाला काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करता है। और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बाकी सभी रिएक्शन से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एलिवेटेड कंडीशन में है, ATP से भी ज्यादा। सो ये जो GTP है, उस GTP को कन्वर्ट किया जाता है GMP में। जो ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट थे उसे कन्वर्ट किया जाता है मोनोफॉस्फेट, दैट इज 1 फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन इस रिएक्शन में होता है। इसका मतलब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेन देने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और इसी वजह से हमारे हार्ट बीट का बढ़ना, जैसे एक्साइटमेंट लेवल अटेंड होती है, बॉडी गर्म होती है, टेंपरेचर बढ़ता है, करेक्ट। दूसरा हमारे हार्ट बीट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे तो ATP का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है इरेक्टाइल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वो GMP में कन्वर्ट होता है, दैट इज गोनेडोजिन मोनोफॉस्फेट, वो और एक एंजाइम का काम करता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज। काइनेज का मतलब ऐसा होता है कि वो प्रोटीन को ऐड कर देता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है प्रोटीन के ऊपर। फॉस्फेट ऐड करना माने काइनेज। वो फॉस्फेट ऐड करता है तो प्रोटीन बढ़ता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम करता है। ये 2 चीजें होने के बाद इरेक्शन बढ़ता है। इसका मतलब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलती है। जब भी प्रोटीन और कैल्शियम का कंसंट्रेशन ठीक अमाउंट में होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन को ब्लड फ्लो बहुत असरदार तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे हम एलोपैथी की बात करेंगे। एलोपैथी के लिए सिल्डेनाफिल नाम का एक ड्रग होता है, एक केमिकल होता है जो टैबलेट में पाई जाती है, जो टैबलेट सेक्सुअल कंटेंट के लिए यूटिलाइज की जाती है। वो अगर आप लोगे तो इररिस्पेक्टिव टू द प्रोटीन कैल्शियम कंसंट्रेशन, हमने भी कहा कि उनका कंसंट्रेशन अगर ठीक तरीके से हुआ तो इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नेचुरली हमें देखने मिलता है। अगर ये बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से बढ़ता है। इतना ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि आपको कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस है। और इसी आप देख सकते हैं कि सिल्डेनाफिल ड्रग, उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज एटोमिक डिसऑर्डर। एटोमिक डिसऑर्डर इस तरीके के डिसऑर्डर हैं जो हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारे ही शरीर को फॉरेन पार्टिकल समझ के झगड़ा करते रहती है। ओबेसिटी,
मोटापा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अर्थराइटिस डिसीज है, डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसीज है। मैं लगातार बैठे बैठे काम कर रहा हूँ, गर्दन में, मेरे बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर अगर पेन हो रहा है, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद के शरीर को ही फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती है। तो इसके इतने ज्यादा प्रकार हैं, आज के डेट में अगर बात करें तो 90% लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है। और अपने प्रोडक्ट से 101% ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के ऊपर शानदार तरीके से रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पोटेंटली वर्क करता है कैंसर के ऊपर, चाहे कैंसर किसी भी तरीके का हो। अल्कलाइन कंडीशन में जी नहीं पाएगा, हायर एसिडिक कंडीशन में भी नहीं जी पाता है, अल्कलाइन कंडीशन में भी नहीं जी पाता है। अपने प्रोडक्ट से लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपकी बॉडी पीएच 100% बैलेंस्ड हो जाएगा। जितना पीएच आपके ऑर्गेनिक की जरूरत उतना पीएच मिलेगा, तो पैथोजन आपके बॉडी के अंदर टिक नहीं पाएगा। और कैंसरस सेल तो 100% अल्कलाइन कंडीशन में माइग्रेट या फिर रेप्लिकेट कर नहीं पाती। कैंसर का एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे। ये तो हमारा रेगुलर सेल का सर्कुलेशन है या फिर रेप्लिकेशन है, 1 से 2, 2 से 4। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ही सेल बहुत ज्यादा तरीकों के सेल को रेप्लिकेट कर रही है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं या फिर कैंसर कहते हैं। चाहे ट्यूमर हो, ट्यूमर के छोटे छोटे गांठ हो वो रहे, या फिर कैंसर है, मैलिग्नेंट हो, बेलिग्नेंट कोई भी हो, इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इस तरीके से काम करता है जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखे उसे वो एपोप्टोसिस के अंदर लेकर जाता है। एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रणाली है हमारे शरीर की जो अनवांटेड थिंग्स को कट करने का काम करती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसे हमारी बॉडी कट करती है, और उनके शरीर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो कंटेंट खुद के सेल को यूटिलाइज करने के लिए हमारा शरीर उसे यूज करता है। सो एपोप्टोसिस यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेल है, उस सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। हमारे सेल बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई भी कैंसरस सेल हो, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारे बॉडी को नुकसान देने का काम करता है, वो हमारे ब्रेन या फिर सेल रिसेप्टर्स को पता होता है, वो एपोप्टोसिस रिएक्शन को बढ़ाता है और उसे फ्रैगमेंटेशन के अंदर लेकर जाता है। दूसरा एग्जांपल, हमारा प्रोडक्ट जिस तरीके से काम करता है वो है एक्शन पोटेंशियल चैनल। माने हमारे सेल के अंदर कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए, इसे रेगुलेट करने का जो रिएक्शन होता है जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है, उसे एलिवेट करने का भी काम अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट, स्किन डिसीजेस और डिसऑर्डर, यहाँ तक कि सोराइसिस वो भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। सोराइसिस के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट देखने मिलते हैं। उसके बाद एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं पर भी ब्लड के क्लॉट्स जमा होते हैं या फिर ब्लड बहुत मोटा या फिर गाढ़ा होने लगता है, ब्लड पतला होने की टैबलेट अगर लेने की जरूरत पड़ती है तो 15 से 20 दिन के अंदर आपकी वो टैबलेट बंद हो जाएगी। आपके जो भी मेडिकेशन शुरू हैं उसके साथ ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, उसे बंद करके इस्तेमाल ना करें। आपके डॉक्टर्स आपको जब रिकमेंड करेंगे कि आपको इस टैबलेट की या फिर इस दवा की जरूरत नहीं है, उसी वक्त वो दवा बंद करें। आपके मेडिकेशन के साथ ये प्रोडक्ट आपको लेना है, उसे बंद करते हुए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट की समस्याएं जितनी भी है उन सभी समस्याओं के ऊपर प्रोडक्ट अच्छे से काम करता है। कैंसर, आर्थराइटिस और पेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जितने भी लोगों को हो, उन्होंने प्रोडक्ट लेने का जो तरीका है, जो रात का, वो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद लेना है। 10 मिनट के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी, लुकवार्म वाटर, गर्म पानी पीना है, जो आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को तेजी से करेगा। अपना प्रोडक्ट सर्कुलेट बहुत फास्ट होता है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल किया जाएगा। 7 से 8 दिन के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80 to 85% तक बढ़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड। उस पर प्रोडक्ट कौन से ऑर्गन के ऊपर काम करता है, तो इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इनफर्टिलिटी, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सभी ऑर्गन्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। सो एंटायरली अगर हम कहें
ब्रेन से लेके फुट तक हर सेल के ऊपर अपना प्रोडक्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि अपना प्रोडक्ट पर्कुलेशन हम ऑर्गन के अंदर नहीं करते, पर्कुलेशन हम करते हैं सेल के अंदर। सो आयुर्वेदा का और एक बेहतरीन तरीका ऐसा है कि जिसका फंक्शन, जिस सेल का जो फंक्शन डिटरमाइन किया गया है डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर, जब प्रेगनेंसी होती है पहले 7 महीने के अंदर जो फंक्शन डिटरमाइन किया जाता है, उस फंक्शन को रीडायरेक्ट करने का काम आयुर्वेद से किया जाता है और अपने प्रोडक्ट से भी 100% वो रीडायरेक्ट होने का काम किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट। सो और एक चीज कि ये प्रोडक्ट लेना कैसे है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जो हिडन कंटेंट है प्रोडक्ट का वो है हमारा सलाइवा, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन एवर। हमारे जो लाल हम बोलते हैं जो सलाइवा है वो बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट लें, ब्रश करने के पहले अगर आप लेते हो तो दैट इज वेरी गुड थिंग। 10 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी सभी लोगों ने ये पीना है। जिन लोगों को सेक्सुअल डिसेबिलिटीज की समस्याएं होती हैं उन्होंने सुबह शाम ऐसा ना लेते हुए शाम को खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले हाफ या 1 टेबलस्पून प्रोडक्ट लेना है और 10 मिनट के बाद दूध उनको पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट इज एक तो हीट का और बर्निंग सेंसेशन कम करेगा, स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, थिकनेस को बहुत असरदार तरीके से काम करता है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो सब। और जिन लोगों को डिसेबिलिटीज को छोड़ते हुए यूटिलाइज करते हैं तो सुबह शाम 2 बार लेना है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद, अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो खाना खाने के पहले। किसी भी तरीके का लिक्विड आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड जरूर लेना चाहिए 10 मिनट के बाद, बिकॉज प्रोडक्ट इज वेरी स्टिकी। तो बहुत हनी बेस्ड है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेग्नेंट वुमन, उनको हम अपना प्रोडक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उनको अपना प्रोडक्ट नहीं देना है। दूध पिलाने वाली महिलाएं, फीडिंग वुमन, उनको अपना प्रोडक्ट हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। थर्ड वन, जिन फीमेल्स को MC शुरू है वो 5 या 7 दिन वहाँ पर अपना प्रोडक्ट हम दे नहीं सकते। और जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर है, जिनका ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा अगर किडनीज खराब है, उन्हें भी हम अपना प्रोडक्ट दे नहीं सकते, बिकॉज इसके अंदर ये हैंडमेड ब्लेंड है। आपको अगर आप खाते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े कंटेंट हमने यूटिलाइज किए हैं जो आपको चबाना ही पड़ेगा। वो प्यूरिफिकेशन के अंदर और समस्या हो सकती है। इन 4 पेशेंट को हम अपना प्रोडक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जो बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं, बेस्ट एग्जांपल चॉकलेट खाना शुरू करते हैं बाहर का, तो उनको हम अपना प्रोडक्ट बिल्कुल दे सकते हैं। तो उस एज से लेके एज की बाकी कोई लिमिट नहीं है, हम सभी को अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर।